हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहली खबर है बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर समिट 2024 के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो दूसरा बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर समिट 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका जो पहला एडिशन था वो आपको थाईलैंड में हुआ था 2023 में। 2023 में थाईलैंड में हुआ था। बिम्स्टेक का फुल नेम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। इसमें जो है आपको नेपाल है भारत का पड़ोसी में, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से सटे जितने भी देश हैं ये इसके सदस्य हैं। इसके बारे में बात करें तो ये जो है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना है 1997 में हुई थी, जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और इसमें जो है वो 7 देश सदस्य हैं। पहला है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपको बांग्लादेश के ढाका में है। बिम्स्टेक की जो प्रिंसिपल है उसमें आपको संप्रभुता, इक्वलिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी, राजनीतिक स्वतंत्रता, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना, पीसफुल को एग्जिस्टेंट, शांतिपूर्वक अपने अस्तित्व को बनाए रखना। इसकी जो फोकस एरिया है उसमें आपको सबसे पहले है व्यापार हो गया, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद सुरक्षा, एग्रीकल्चर, फूड और सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रोड कैसे सुगम बनाया जाए। बिम्स्टेक की अगर बात की जाए तो जो बिम्स्टेक का जो सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, उनकी जो जीडीपी है वो टोटल है 4.5 ट्रिलियन 2022 के आंकड़ा के अनुसार, जो कि वर्ल्ड के जीडीपी के 4.5% के बराबर है। विश्व के जितना भी जीडीपी है, विश्व के सभी देशों के जीडीपी के 4.5% के बराबर है। इसका महत्व क्या है भारत के लिए? तो रीजनल कोऑपरेशन के लिए है। किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध होंगे हमारे भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, जिससे भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसको जिसमें भारत अपने पड़ोसी राज्यों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, भारत अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अगर अच्छे संबंध बना के रखता है तो उनके साथ जो जियोग्राफिकल समस्याएं हैं उनको अच्छे तरह से डील की जा सकता है। सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो अगली खबर की बात की जाए तो एसडीजी इंडेक्स 2023-24, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, इसमें क्या है कि ये नीति आयोग प्रत्येक वर्ष इसको जारी करता है। इसका ये चौथा एडिशन है। इसमें आपको मेजर किया जाता है ओवरऑल भारत के प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है, जिसमें सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी को शामिल किया जाता है, जो कि 113 इंडिकेटर्स पर इसको मेजर किया जाता है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डाटा संग्रह करने में। स्टेट्स जो होते हैं वो 4 कैटेगरी में विभाजित होते हैं। पहला है अचीवर, जिसके 100% जिसके 100 आपको मार्क्स हैं, पॉइंट हैं, उसको अचीवर कहा जाता है। जो फ्रंट रनर होता है उसको 65 से 99 के बीच में होता है। जो परफॉर्मर होता है उसको 50 से 64 के बीच में। एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो 0 से 49 के बीच में होते हैं। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात की जाए
तो इसमें जो है कहा गया है कि 2020 और 21 में जो भारत का स्कोर था 66, वो अब बढ़ के 71 हो गया है 2023 और 24 में। 66 से 71 हो गया है। 2020 और 23 के बीच में भारत ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो किन किन गोल्स में किया है? गोल्स नंबर 1, एसडीजी गोल्स नंबर 1, जो कि नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी के संदर्भ में भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है, यानी कि गरीबी कम हुई है। डिसेंट वर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो गोल नंबर 8 है, जो भारत का आर्थिक समृद्धि की बात करता है, तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। फिर 13 नंबर है जो क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में काफ़ी प्रगति हुई है। जो ये आपका जो लक्ष्य है, उसमें आपको फ्रंट से रनर कैटेगरी में भारत आया हुआ है। गोल 13 रिकॉर्ड हाईएस्ट इंक्रीज इन द ओवरऑल बाय गोल 1। जो गोल नंबर 13 है, जो क्लाइमेट जलवायु एक्शन के संदर्भ में भारत ने काफ़ी प्रगति की है, और गरीबी के संदर्भ में उसके बाद ज़्यादा प्रगति हुई है। टारगेट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गोल नंबर 11, सबके लिए पक्का घर। स्वच्छ भारत मिशन जो गोल नंबर 6 से संदर्भ से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत जो गोल नंबर 3, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इनकी जो है वो रैपिड भूमिका है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करने में। अगर राज्यों की बात की जाए तो सभी राज्यों ने अपने स्कोर में सुधार किया है। और फ्रंट रनर कैटेगरी में कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 राज्य जो हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में शामिल हुए हैं। परफॉर्मर कैटेगरी में पहला है मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। परफॉर्मर कैटेगरी में आपको मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार, मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। टॉप स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड जो है वो टॉप हुआ है, और केरल और उत्तराखंड जो है वो आपको 79 स्कोर के साथ, केरल और उत्तराखंड जो है 79 स्कोर के साथ राज्यों में टॉप किया है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है वो आपको टॉप किया है। तो अगर हम टॉप 4 परफॉर्मेंस स्टेट्स की बात की जाए तो मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। टॉप स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड, केरला, जो कि सेम स्कोर है, 79 स्कोर है, और यूटी में आपको चंडीगढ़ ने टॉप किया है। अगली खबर है कि कर्नाटका गिग वर्कर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एंड वेलफेयर बिल 2024, हाल ही में ये बिल जो है वो पेश किया गया था। तो IAMA, इंटरनेशनल मोबाइल एसोसिएशन ने कहा है कि इस कर्नाटका सरकार के इस बिल पर फिर से विचार करना चाहिए, कि क्योंकि इसके जो प्रोविजंस हैं ना, वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अपडेट ऑफ डाटा, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन का जो प्रोविजन है वो आपको एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाधित करेगा, एज ऑफ डूइंग को कम करेगा, यानी कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें, इस कानून में, इस बिल में ये प्रोविज़न लाया गया है कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनके डाटाबेस को अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि कर्नाटका सरकार को इस बिल पे पुनः विचार करना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के लिए एक कानून पारित किया है। अगर गिग वर्कर्स की बात की जाए तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में गिग वर्कर्स की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया है कि मीन्स ए पर्सन हु परफॉर्म वर्क ऑन पार्टिसिपेट्स इन ए वर्क arrangement and earns from such activity outside the traditional employer-employee relationship। ऐसा आदमी जो पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं उनसे हट के किसी ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में काम करता है जो अस्थाई नहीं है,
तो उससे हम लोग गिग वर्कर की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है प्लेटफॉर्म बेस्ड और एक होता है नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड का हो गया आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये डिलीवरी ऐप जो हो गया जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। तो ये सारे ऐप जो है जिनमें जो डिलीवरी बॉय होते हैं ये गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। कैजुअल नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड की बात की जाए तो कैजुअल वेज वर्कर जो कि कन्वेंशनल सेक्टर में काम करते हैं जैसे डेली वेजेस पे मजदूरी करना, पार्ट टाइम काम करते हैं, ये सारे आपको नॉन प्लेटफॉर्म बेस पे आ जाएंगे। अगली बात की जाए गिग वर्कर्स के संदर्भ में सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले आ जाएगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो कि 2020 में आया था। ये एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है गिग वर्कर्स के लिए। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि सोशल सिक्योरिटी फंड्स की स्थापना की जाएगी जिसमें आपको जो एग्रीगेटर है उसका 1 से 2% और मैक्सिमम 5% तक एनुअल टर्नओवर का जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के बाद की बात की गई जिसको लाया गया, जिसमें प्रोमोट सेफ एंड हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट को बढ़ावा दिया गया और इसको ऑल्सो रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट लॉ को रेगुलेट किया गया। अगली खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के बारे में है। तो हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है एक केस में कि वकीलों को prohibiting complaints from engaging advocates to represent their case in proceedings before ombudsman। वकीलों को इस कानून में जो प्रावधान किया गया है कि उनको जो है भाग लेने की अनुमति नहीं है इनकी सुनवाई में, तो वो जो है आपको मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आरबीआई के इस लॉ को सही संवैधानिक रूप से वैध माना और कहा कि लॉयर्स हैव ओनली a statutory right and not a fundamental right to appear before judicial and quasi judicial meeting। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपका प्रैक्टिस करने का अधिकार है वो आपका वैधानिक अधिकार है, नहीं कि संवैधानिक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अगर हो जाएगा तो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ आपका वैधानिक अधिकार है। अगर मैं बात करूं आरबीआई ओम्बुड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की, तो ये स्कीम जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया था और ये पिछले पूर्व के 3 कानूनों को एकीकृत करके इसका निर्माण किया गया है, जिसमें आपको बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019, इन तीनों कानूनों को इंटीग्रेट करते हुए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 का निर्माण किया गया है। 3 कानून कौन कौन से हैं? बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। इन तीनों कानूनों को एकीकृत करके एक कानून बनाया गया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। इसमें और भी प्रावधान किया गया है कि बैंक्स के अलावा बैंक में सभी कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी समस्याएं हैं, जो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, उनको कॉस्ट फ्री सुनवाई करके उसका समाधान दिया जाए। अगली खबर है एक्सरसाइज सागर कवच के बारे में। सागर कवच एक्सरसाइज जो है जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश के तट पे किया गया, ये एक सिक्योरिटी एडवाइस है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि जिसका उद्देश्य है इफेक्टिवनेस ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन डीलिंग विद द सिम्प्टोमेटिक थ्रेट्स फ्रॉम द सी।
सागर के जो हमारा महासागर तटीय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसमें आपको इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मैरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसी जो है एक साथ मिलकर सागर कवच एक्सरसाइज में भाग लेती है और अपनी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करती है। अगली खबर है एस्कुलस हिमा के बारे में। तो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि शक्ति कुलंगरा जो है फिशिंग हार्बर है केरला के अरबियन सी में, उसमें इसको पाया गया है। इसके बारे में अगर बात की जाए एस्कुलस हिमा के बारे में, तो ये जो है वो डॉगफिश प्रजाति के फैमिली से आती है। और इसका जो अनलाइक मोस्ट डॉगफिश जो है ये बहुत जहरीला टाइप का होता है। इसको जो है स्पॉट डॉग्स भी कहा जाता है, जो कि स्मूथ डोर्सल की श्रेणी में आता है। इसमें स्पॉट होता है, माउथ ऑलमोस्ट ए वाइड एज स्मूथ, फर्स्ट डोर्सल फिन origin behind pectoral fin, body without any spot। इसका जो यूज होता है वो लीवर तेल के रूप में होता है, जो कि काफ़ी डिमांड में है। और इसको जो है आपको दवा बनाने के दवा इंडस्ट्री में इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड होती है, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है स्कोलस हिमा का। ठीक है, अगली खबर है सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अभी हाल ही में एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जो ये सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व है, इसमें गिद्धों के संरक्षण की जो आवासीय स्थिति है उसमें काफ़ी कमी पाई गई है। अगर मैं सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व की बात करूं तो इसको टाइगर रिजर्व 2013 में घोषित किया गया था। 2013 में सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु के इरोडा डिस्ट्रिक्ट में इसकी उपस्थिति है। तमिलनाडु के इरोडा डिस्ट्रिक्ट में इसकी उपस्थिति है। इसके बगल में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है, ये इसके सटे हुए हैं। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और बांदीपुरा टाइगर टेम्पल रिजर्व। ये बांदीपुरा जो है वो आपको कर्नाटका में है, बांदीपुरा जो है वो आपको कर्नाटका में है, तो याद रखिएगा। इसके बाद ये जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाटी दोनों से लगा हुआ है। इसमें जो है एलिफेंट, टाइगर, पेंथोरा, गौर, ब्लैक बक, स्पॉटेड गिर, नीलगिरी, लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं, जो कि आपको ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न है, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। ये आपको स्मगलिंग और सैंडलवुड से ग्रसित है, पॉचिंग इसकी ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगली खबर है कि सिंगेला के बारे में। तो सिंगला क्या है? तो सिंगला एक बैक्टीरिया है। सिंगला जो है वो बैक्टीरिया है। तो ये खबर ये है कि आईसीएमआर ने एक कंपनी के साथ साझेदारी की है सिंगला इन्फेक्शन के वैक्सीन निर्माण के संदर्भ में। ठीक है, तो क्या है सिंगला? तो सिंगला जो है वो आपको एक बैक्टीरिया है। इससे जो है आपको आंतड़ी, पेट के आंतड़ी की बीमारी जो होती है। ठीक है, ये जो है आपको इसकी 4 स्पेसीज होती हैं। पहला है सिंगला सोनेई, दूसरा है सिंगला फ्लेक्सनरी, तीसरा है सिंगला बोयोदी, चौथा है सिंगला डाइसेंटेरिया 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 चौथा है सिंगला डाइसेंटेरिया। इसके जो लक्षण हैं उसमें आपको डायरिया, पेन हो जाएगा, स्टोमिच मतलब पेट में दर्द हो जाएगा, मरोड़ हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और वोमिटिंग, ये इसके लक्षण हैं। अगर आपको सिंगला बैक्टीरिया से आप प्रभावित हैं तो आपके को डायरिया, पेट में दर्द हो जाएगा,
पेट में मरोड़ हो जाएगा, फीवर हो जाएगा और वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। ये जो है वो आपको उन लोगों में ज़्यादा फैलता है जो आपको विथ जो जो स्टूल होता है, जैसे किसी का स्टूल होता है, उसके संपर्क में आने से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसको ये सिंगला वायरस लग जाता है, बैक्टीरिया लगता है। जो 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, 5 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, उनमें इस इन्फेक्शन का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है। इसके संदर्भ में अभी वर्तमान में कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसकी अगर डिजीज बर्डन की बात की जाए तो सिंगला जो है ये बहुत ज़्यादा बर्डन देता है, और ग्लोबली नियरली 125 मिलियन जो पीपुल्स हैं वो इससे साल भर में अफेक्टेड होते हैं, और जिसमें 1,60,000 जो है वो मौत भी होती है, जिसमें 1/3 जो है आपको बच्चे होते हैं 5 साल से कम एज के। अगली खबर है, उसमें है कि बैक्टीरिया किसे कहते हैं। बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो बैक्टीरिया जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवाणु होता है। बैक्टीरिया जो होता है ये आपको क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम एंड इसका जो मानव का स्वास्थ्य है इस पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। बैक्टीरिया जो है वो सभी जगह पाया जाता है, इंक्लूडिंग टॉप माउंटेन और डीपर ट्रेंच इन द ओशियन, सभी जगह पाया जाता है। अगली खबर है कि लीगल मेट्रोलॉजिकल पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 के बारे में। लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल 2011 के बारे में। तो ये खबर आई है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये प्रस्ताव रखा है कि इस लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स में संशोधन किया जाएगा, और इसमें अमेंड करते हुए एक प्रावधान किया जाएगा कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्री पैकेज्ड कमोडिटी, मतलब अनिवार्य रूप से प्री पैकेज्ड जो खाद्य सामग्री है, कमोडिटी है, मतलब जो कमोडिटी है उसमें अनिवार्य रूप से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट जो है ब्रिंग क्लियरिटी अमंग मैन्युफैक्चरर, पैकेजर, importers of packaged commodity of any quantity to make declaration if package for retail sale। जो खुदरा बिक्री के लिए जो भी पैकेज्ड होते हैं वो आपको उस पे आपको मैन्युफैक्चर का नाम, प्राइस, कहाँ किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई है, प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, कहाँ से लाया गया है, वो सारी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, प्राइस कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अनिवार्य रूप से उसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि द रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल टू द पैकेज कमोडिटी मीन फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। जो उद्योगों में जो सप्लाई होता है या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर जो होते हैं उनके लिए ये रूल्स जो है वो वैलिड नहीं होगा, मतलब मान्य नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट के कैटेगरी में आते हैं। ये द रूल्स आर अप्लीकेबल ऑन ऑल प्री पैकेज कम्युनिटी एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, ये तीनों जो है नीचे 3 कैटेगरी दिया है, इनको छोड़ के इस पे लागू होगा। पैकेज ऑफ कम्युनिटी कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 किलोग्राम, जो 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज़्यादा अगर कोई कमोडिटी है जो पैकेज्ड है तो उस पे ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा। सीमेंट, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, फार्म प्रोड्यूस जो कि 50 किलोग्राम से ज़्यादा के बैग पे उसका 50 किलोग्राम से ज़्यादा उसका भार है तो उस पे ये नियम लागू नहीं होगा। पैकेज कम्युनिटी मीन फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर एंड इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।